एनटीटी की 15वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान, जब हमने लास्ट बात की थी समस्यात्मक बालकों की, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हमने टॉपिक किया था समस्यात्मक बालक। अब समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं जो कि समस्या पैदा कर देते हैं, जैसे कि चोरी करने वाले, फिर झूठ बोलने वाले, तो तीसरे हैं क्रोध करने वाले। यानी लास्ट क्लास में हमने दो की बात की थी, एक चोरी करने वालों की और एक झूठ बोलने वालों की। क्रोध करने वालों के कारण बताए थे कि किसी से ईर्ष्या करना, किसी काम के प्रति उन्हें टोक देना, किसी विशेष स्थान से जाने से रोक देना। अब क्रोध करने वाले जो बालक है उनके हम उपचार पढ़ेंगे कि कैसे उनका क्रोध कम किया जा सकता है। अब उपचार में एक नंबर पे देखो, ईर्ष्या की भावना को खत्म करके सहयोग की भावना का विकास करना। यानी कि ईर्ष्या की जो भावना होती है बच्चे के अंदर, उसको खत्म करके सहयोग की भावना का उसके अंदर विकास किया जाना चाहिए, जिसके क्या उसका क्रोध क्या है, कम हो जाए। ठीक है, 2 नंबर देखो, कारण उसके कार्य में या खेल में बाधा नहीं डालनी चाहिए। यानी बच्चा जब खेल रहा होता है या कोई कार्य करना होता है तो उसके कार्य में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। और फिर है कि कारण बच्चे के कार्य में दोष नहीं निकालना चाहिए। बच्चे के कार्य में दोष नहीं निकालना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसको क्रोध कम आता। ठीक है, फिर हमारा 4 नंबर जो है वो देखो, इसके अंदर एक तो गया ईर्ष्या की भावना को कम करके उसको सहयोग की भावना में बदलना। ठीक है, खेल कार्य आदि में अकारण बाधा नहीं डालना चाहिए और बालक को केवल अनुचित बातों पर क्रोध करने का परामर्श देना चाहिए। यानी सिर्फ गलत बातों पर गुस्सा करने का क्या देना चाहिए, परामर्श देना चाहिए। ये क्या है, क्रोध कम करने के उपचार हैं। ठीक है, जिन बच्चों को ज्यादा क्रोध आता है उनके लिए हम ये 4 उपाय काम में ले सकते हैं। ठीक है, आगे जो टॉपिक है हमारा वो है अभिप्रेरणा देने के महत्व या फिर प्रेरणा के महत्व, जो भी आप बोलो। अभिप्रेरणा देने के पश्चात छात्र किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो गए हैं, यह ज्ञात करने के लक्षण। अब इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पहला, उत्सुकता, यानी अभिप्रेरित होने के
बाद बच्चे में उस काम को करने के लिए उत्सुकता दिखाई देती है। यानी कि जब अभिप्रेरित होने के बाद बच्चे में उस काम को करने की उत्सुकता दिखाई दे तो आप समझ लेना कि बच्चा क्या है, उस काम को करने के लिए तत्पर है, यानी कि तैयार है। ठीक है। दूसरा लक्षण उन्होंने बताया कि शक्ति संचालन। अब अभिप्रेरित होने के बाद बच्चे में क्या हो जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि उसके अंदर जोश आ जाता है एक अलग तरह का, और काम करते करते उसे घंटों तक थकान का अनुभव नहीं होता, यानी थकान महसूस नहीं होती, थकता नहीं है वो। ये क्या है, अभिप्रेरणा का लक्षण। यानी कि बच्चे के अंदर पूरा जोश भर जाता है, उस कार्य के लिए वो अभिप्रेरित होता है तब। फिर तीसरा है निरंतरता। जब कोई बच्चा अभिप्रेरित होता है तो उस काम को क्या करता है, जल्दी खत्म करने की सोचता है। ठीक है। तो वो क्या करता है, निरंतर उस कार्य में लगा रहता है बिना ब्रेक के, यानी कि निरंतर उस कार्य को करने में लगा रहता है। ठीक है। फिर है लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना। क्या नंबर लक्षण क्या है, लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना। जब कोई बच्चा कोई लक्ष्य को पाने की ठान लेता है तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जब उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेता है तो उसे संतोष मिलता है, यानी कि शांति मिलती है, सुख मिलता है। जैसे कोई बच्चा कोई मैथ का क्वेश्चन कर रहा है, 1 घंटे से लगा हुआ है वो, उसका आंसर नहीं आ रहा, 1 घंटे के बाद जब उसका आंसर आता है तो वो खुश हो जाता है, यानी उसकी क्या हो जाती है, बेचैनी है वो दूर हो जाती है। यही लक्षण किसका है, अभिप्रेरणा की, लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना। ठीक है। फिर है ध्यान केंद्रित होना। जब कोई बच्चा अभिप्रेरित होता है ना तो उस काम को करने की उसके अंदर क्या होती है, लगन होती है, तो उसका संपूर्ण ध्यान जो है वो उस क्रिया के ऊपर केंद्रित होता है। जो भी वो क्रिया करता है उसके ऊपर उसका ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है। पूरे मन लगाकर वो क्या करता है, कार्य करता है, यानी उसका ध्यान पूरा का पूरा क्रिया पर होता है। ठीक है। फिर है विप्रेरणात्मक व्यवहार। अब अभिप्रेरणात्मक व्यवहार होता है ना, इसमें ना व्यक्ति में असमानताएं पाई जाती है, पाई जाती है। और इसका लक्षण एक और होता है कि व्यक्ति के अंदर विशेष उत्साह पाया जाता है, विशेष उत्साह पाया जाता है। ठीक है। अब इस व्यवहार की विशेषताएं आती हैं, यानी इस व्यवहार की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं उसके अंदर। देखो, पहली विशेषता क्या है कि अभिप्रेरक का निर्माण करना। अभिप्रेरक का निर्माण करना, यानी जो सीखने वाले होते हैं उसे क्या बोला जाता है, अभिप्रेरक बोला जाता है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि अभिप्रेरक का निर्माण करना। दूसरी विशेषता है कि उसके व्यवहार में आंतरिक परिवर्तन होता है, व्यवहार में आंतरिक परिवर्तन होता है, आंतरिक परिवर्तन। अब इसका एक एग्जांपल दिया कि जैसे हमें भूख लगती है
भूख लगने पर शरीर में क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया होती है। यानी आंतरिक परिवर्तन होता है, शरीर में रासायनिक क्रिया होती है और उसके बाद मुख मुद्रा तथा शरीर के अवयव में परिवर्तन नजर आता है। यानी जो मुख मुद्रा है और जो शरीर के अवयव हैं उनमें परिवर्तन नजर आता है। अवयव यानी घटक, उनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन नजर। ठीक है। फिर है तीसरी जो विशेषता है, भूख के प्रेरक के समान ही बताया है। यानी जो भूख का प्रेरक होता है उसी के समान एक प्रेरक और होता है, यानी यौन संबंध या फिर सेक्स बोल सकते हैं आप, सेक्स का प्रेरक। जो सेक्स से प्रेरक व्यक्ति होता है उसके शरीर में क्या होती है, उत्तेजना होती है। शरीर में उत्तेजना होती है और वो किसी भी प्रकार का शांति प्राप्त करना चाहता है। यानी शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है और वो किसी भी प्रकार शांति प्राप्त करना चाहता है। तो एक चीज याद रखना कि पुरुष जो होते हैं उनमें एंड्रोजन्स और महिला में एस्ट्रोजन। पुरुषों में एंड्रोजन्स और महिलाओं में एस्ट्रोजन्स तरल पदार्थ का स्राव होता है। यानी शरीर में उत्तेजना के वक्त जब मनुष्य शांति प्राप्त करना चाहता है तो जब उसे शांति प्राप्त होती है तो पुरुषों में एंड्रोजन्स और महिलाओं में एस्ट्रोजन्स नामक तरल पदार्थ का स्राव होता है। ठीक है। आगे देखो, फिर है व्यक्ति और संस्कृति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। 5 नंबर क्या विशेषता बताई इन्होंने कि व्यक्ति, संस्कृति में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है। एक बताई है कि संग्रह करने की प्रवृत्ति, यानी कि एकत्रित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। संग्रह करना यानी इकट्ठा करना या फिर एकत्रित करना। अभिप्रेरणात्मक व्यवहार में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि एकत्रित या इकट्ठा करने की आदत पाई जाती है। फिर है व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा या पद की प्राप्ति की इच्छा रखता है। प्रतिष्ठा या पद प्राप्ति की इच्छा रखता है। यानी जो अभिप्रेरित व्यक्ति होता है वो समाज में अपने सम्मान की, प्रतिष्ठा की और कोई भी उच्च पद की प्राप्ति की इच्छा रखता है। ठीक है। अब अभिप्रेरित व्यवहार में प्राथमिकता पाई जाती है। अब देखो अगला टॉपिक, रुचि। रुचि को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के
इंटरेस्ट शब्द से बना है, यानी इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटरेस्ट शब्द से हुई है। ठीक है, आगे देखो, स्काउट जो थे, एक वैज्ञानिक थे स्काउट, एक थे रोस। इन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया। स्काउट ने बताया कि इसके कारण अंतर होता है, यानी जो रुचि होती है इसके कारण अंतर होता है। अंतर कैसे होता है कि एक वस्तु है वो हमें अन्य वस्तुओं से महत्वपूर्ण लगती है, यानी हम वस्तुओं में क्या करते हैं, अंतर करते हैं। जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है वो हमें अधिक प्रिय लगती है, और जिसमें हमारी रुचि नहीं होती वो हमें प्रिय नहीं लगती। ये किसने बताया, स्काउट ने, कि इसके कारण है अंतर होता है। फिर रोस ने क्या बताया, रोस ने बताया कि यह महत्वपूर्ण होती है, यानी रुचि जो है वो महत्वपूर्ण होती है, और इसमें लगाव होता है। अब जिस भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई भी चीज हो जिसमें तारी रुचि हो, वह थाने के लगे महत्वपूर्ण लगे, और उससे क्या है, लगाव। फिर है रुचि की परिभाषा। अब जो मनोवैज्ञानिक था क्रो बना के परिभाषा दी कि वह प्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति, वस्तु या क्रिया में क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। इन्होंने कहा कि रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो किसी वस्तु, क्रिया, व्यक्ति के प्रति ध्यान देने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। यानी रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति, वस्तु, क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। फिर एक और मनोवैज्ञानिक थे भाटिया। उन्होंने क्या कहा था कि रुचि का सामान्य अर्थ जो होता है वो होता है अंतर करना। हमें वस्तुओं में इसलिए रुचि होती है क्योंकि हमारे जीवन में और दूसरी वस्तुओं में अंतर होता है, क्योंकि उनका हमसे संबंध होता है। यानी कि किसी वस्तु में हमें इसीलिए रुचि होती है क्योंकि वो हमें अन्य वस्तुओं से क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है, और उसका हमसे संबंध होता है, या फिर हमें उससे लगाव होता है। ये किसने कहा था, भाटिया ने। अब आगे देखो रुचि के पहलू। रुचि के पहलू तो ध्यान की तरह रुचि के भी 3 पहलू बताए गए हैं। एक तो जानना, यानी किसी वस्तु को जानना। एक अनुभव करना, और एक इच्छा करना। यानी किसी वस्तु को जानना, उसका अनुभव करना, और किसी वस्तु की इच्छा करना। ये क्या है, रुचि के 3 पहलू बताए गए हैं। अब आगे देखो, जब हमें किसी वस्तु की, यानी जब हमें कोई वस्तु अच्छी लगती है या फिर हमें उसमें रुचि होती है, तो हम उसका क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं और अवलोकन करते हैं, यानी कि उसकी जांच करते हैं। और अगर हमें उसमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो उसके संशोधन के लिए क्या करते हैं, हम कार्य करते हैं, के लिए कार्य करते हैं। अब जो मनोवैज्ञानिक थे भाटिया, उन्होंने लिखा था, उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा कि रुचि जो है
वो ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक होती है। भाटिया ने अपनी बुक में लिखा कि रुचि ज्ञानात्मक यानी ज्ञान अर्जन करने वाली, क्रियात्मक यानी कार्य करने वाली, और भावात्मक यानी हमारे भावों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आगे देखो, बालक में रुचि उत्पन्न करने की विधियां। बालक में रुचि उत्पन्न करने की विधियां। अब इसमें पहली विधि है कि शिक्षक को केवल मौखिक शिक्षण या अधिक पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। यानी इन शिक्षक को किसी भी पाठ का केवल मौखिक शिक्षण या अधिक पुनरावृत्ति यानी उसे बार बार नहीं बताना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो भी चैप्टर होता है वो नीरस बन जाता है, यानी कि वो बोरिंग हो जाता है। शिक्षक को चाहिए कि बालकों को प्रयोग, निरीक्षण आदि के अवसर देकर कार्य में उनकी रुचि उत्पन्न करे। यानी जो भी पाठ में समझाया गया है उसके ऊपर प्रयोग करने और उसकी जांच करने के अवसर देने चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चों की रुचि उत्पन्न हो सके। ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने बताया कि बालकों को उसी विषय में रुचि होती है जिनका उन्हें पूरा ज्ञान होता है। बालकों को उसी विषय में रुचि होती है जिनका उन्हें पूरा ज्ञान होता है। बालकों को उसी विषय में रुचि होती है जिनका उन्हें पूरा ज्ञान होता है। टीचर को जब पढ़ा रहा है तो अज्ञात बनकर पढ़ाना चाहिए, यानी बच्चों की तरह पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों की उसमें रुचि बढ़ जाती है। ठीक है, फिर तीसरा इन्होंने बताया झा के अनुसार झा ने क्या कहा कि बालक अपनी मूल प्रवृत्ति और अभिप्रवृत्ति यानी बालक अपनी मूल प्रवृत्ति और अभिप्रवृत्ति आदि से संबंधित वस्तुओं में क्या होती है, रुचि होती है। यानी जो हमारी मूल प्रवृत्ति होती है उसी में क्या होती है, हमारी ज्यादा रुचि होती है। फिर है भाटिया, इन्होंने कहा कि आयु के साथ साथ, यानी जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी रुचि क्या हो जाती है, बदल जाती है। आयु के साथ साथ रुचि में परिवर्तन हो जाता है। आयु के साथ साथ रुचि में परिवर्तन हो जाता है। तो टीचर को उनकी रुचि के हिसाब से पाठ्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, यानी कि जिस हिसाब से उनकी रुचि बदल रही है वैसे ही टीचर को
पाठ का पढ़ाने का तरीका बदलना चाहिए। फिर बालक की रुचि का मुख्य आधार उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति यानी बालक की शिक्षा का जो मुख्य आधार है वो उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। तो शिक्षक को उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को जागृत करना चाहिए और तृप्त करना चाहिए। यानी कि टीचर को उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को जागृत करके फिर उसे तृप्त करना चाहिए, यानी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देकर उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहिए या संतुष्ट करना चाहिए उन्हें। फिर कहा कि विभिन्नता जो है वो रोचकता को बढ़ा देती है। यानी किसी भी पाठ में अगर विभिन्नताएं पाई जाती हैं तो उससे क्या होता है, रोचकता बढ़ जाती है, यानी बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अगर पाठ में एक ही एक चीज चलती रहती है तो बच्चा क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। अगर उसी पाठ में विभिन्नताएं पाई जाती हैं तो बच्चे की रोचकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इन्होंने ये भी कहा कि टीचर को निरंतर पाठ्यक्रम की बातें न बताकर उससे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें बतानी चाहिए। यानी टीचर को पाठ्यक्रम से अलग भी कुछ इंटरेस्टिंग बच्चों को बताना चाहिए। फिर स्किनर और हैरीमन, स्किनर हैरीमैन, इन दोनों ने क्या बताया कि कक्षा में पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, मशीनों के बारे में, यानी कक्षा में जब पशुओं, पक्षियों, जानवरों, मशीनों आदि के बारे में पढ़ाया जाता है तो बच्चे की जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ जाती है। यानी बच्चा उनको देखने के लिए क्या हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। तो टीचर को उन्हें बाहर भ्रमण के लिए ले जाकर उन सभी चीजों का ज्ञान दिलाना चाहिए। यानी उनकी जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है उसे तृप्त करना चाहिए, यानी कि उसे समाप्त करना चाहिए। ठीक है, स्किनर और हैरीमन ने कहा। शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा, अगला टॉपिक है शिक्षण सिद्धांत की अवधारणा। यानी जो शिक्षण सिद्धांत है उसकी अवधारणा जो है अधिगम सिद्धांतों के निरूपण के बाद स्वतः उसके दूसरे पक्ष यानी शिक्षण सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत का मतलब क्या है कि जानने का जो सिद्धांत होता है, पढ़ने का जो सिद्धांत होता है। अधिगम का मतलब क्या है कि जानना, सीखना या फिर पढ़ना एक ही बात है। जानना, सीखना और पढ़ना। इसके बाद शिक्षण यानी कि सिखाना, पढ़ाना। इस सिद्धांत के बाद स्वतः ही दूसरे सिद्धांत की क्या आई, अवधारणा आई। अब गेज ने क्या कहा, एन.एल. गेज के अनुसार कि ये 3 तरह के प्रश्न पूछता है। गेज के अनुसार 3 तरह के प्रश्न आते हैं इसमें। अब वो प्रश्न कौन कौन से हैं देखो, शिक्षण कैसे व्यवहार करता है, शिक्षक कैसे व्यवहार करता है, वांछित व्यवहार क्यों करता है और उसका क्या प्रभाव होता है। यानी जो टीचर है वो कैसा व्यवहार करता है और वो वांछित व्यवहार क्यों करता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जिसको शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता तथा अस्तित्व में तो विकास करता है किंतु उसे मूर्त रूप नहीं प्रदान कर सकता। फिर है शिक्षण के सिद्धांत का महत्व। शिक्षण के सिद्धांत का महत्व जो है
वो हमारे भारत में कुछ वर्षों पहले ही विकसित हुआ है, यानी इसे विकसित हुए ज्यादा वर्ष नहीं हुए, कुछ वर्षों पहले ही विकसित हुआ है। लेकिन अमेरिका में जो है वो बहुत पहले विकसित हो गया, यानी अमेरिका जो है वो ज्ञान की खोज और नई घोषणा करने में अग्रणी है। यानी अमेरिका जो है वो ज्ञान की खोज करने में या फिर कोई नई घोषणा करने की परंपरा में सबसे आगे है। ठीक है। विकसित तकनीकी तथा वैज्ञानिक अनुसंधानों में शिक्षण की प्रक्रिया पर नए ढंग से विचार किया। कुछ विद्वानों ने धारणाएं प्रस्तुत की, जिनमें पहले थे P.W. जैक्सन, पहले वैज्ञानिक थे P.W. जैक्सन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शिक्षण एक नैतिक कार्य है, शिक्षण एक नैतिक कार्य है। यानी कि इन्होंने बताया कि शिक्षण जो है वो एक नैतिक कार्य है और यह आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको नैतिकता की ओर ले जाएगा, यानी आने वाली पीढ़ियों को नैतिकता की ओर ले जाएगा। अब इसके बाद दूसरे जो वैज्ञानिक थे डी बोनो। इन्होंने कहा इन्होंने क्या बताया कि सामाजिक कार्य जो होते हैं या फिर सामाजिक क्रिया होती है, सामाजिक क्रिया की लक्ष्य पूर्ति होने पर, यानी सामाजिक क्रिया की लक्ष्य पूर्ति होने पर शिक्षण और अधिगम दोनों के उद्देश्य बदल जाते हैं, और अधिगम दोनों के उद्देश्य बदल जाते हैं। अब इन्होंने बताया कि जो ज्ञान विज्ञान है और प्रौद्योगिकी, ये दोनों क्या करते हैं, ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षण और अधिगम में अंतर करते हैं। यानी आपसे अगर ऐसे पूछे कि शिक्षण और अधिगम में अंतर किसने किया, तो ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने शिक्षण और अधिगम में अंतर स्थापित किया। शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता अब इन्होंने कहा कि शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे और जो शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने बताया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इन्होंने 4 या 5 कारण बताए। पहला, शिक्षण आज के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करता है। जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन कर देती है, यानी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव कर देती है। तो शिक्षण जो है वो आज के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करता है।
शिक्षण आज के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करता है और शिक्षा क्या करती है, व्यवहार में परिमार्जन करती है। फिर है शिक्षण सिद्धांत द्वारा अधिगम की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो शिक्षण सिद्धांत है उसके द्वारा अधिगम की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। अब अधिगम सीखने और जानने की जो प्रक्रिया है, यानी सीखने की और जानने की प्रक्रिया, अब इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सीखने और जानने की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा, शिक्षण सिद्धांत के द्वारा। फिर इन सिद्धांतों के द्वारा चारों वेदों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, फिर तो है शिक्षा के स्वरूप और शिक्षा के स्तर में बदलाव करता है। यानी शिक्षण सिद्धांत जो है वो शिक्षा के स्वरूप और स्तर में बदलाव करता है। फिर लास्ट है शिक्षण व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। यानी शिक्षण सिद्धांत के द्वारा शिक्षण व्यवहार यानी शिक्षक के पढ़ाने के व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इतना कर लो, बाकी का अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है।